Myself Ashu, Assistant Professor, Government PG College नारंगीर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर कि वो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। लेकिन अगर पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है तो फर्म को और उसके पार्टनर्स को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है कि फर्म को रजिस्टर करवाया जाए और पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है उसे फॉलो करें। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ फर्म को रजिस्टर करवाना। गवर्नमेंट ने हर स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अपॉइंट किया है जो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करता है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोसेस है जो पार्टनर्स फॉलो करेंगे फर्म को रजिस्टर्ड करने के लिए। अगर एक फर्म को रजिस्टर्ड करना है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करनी होगी, फीस डिपॉजिट करनी होगी। फॉर्म के साथ जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जैसे नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, एड्रेस ऑफ ब्रांचेस, डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट जब हर पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया, पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस, ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप की, सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी है। फॉर्म फिल करना है, फीस डिपॉजिट करना है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा जो इंफॉर्मेशन पार्टनर्स ने प्रोवाइड की है तो पार्टनरशिप की जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर एंटर कर दिए जाएगी और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू होगा फर्म रजिस्टर्ड मानी जाएगी। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई भी चेंजेस इंफॉर्मेशन में होते हैं जो इंफॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्रोवाइड की थी तो उसके इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देनी होगी। अगर बिजनेस में चेंज हो रहा है, प्लेस में चेंज हो रहा है, नेम में चेंज हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ फर्म को प्रोवाइड करनी है। अगर एक पार्टनर बिजनेस को किसी पर्टिकुलर प्लेस में बंद कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। अगर किसी पार्टनर का नेम एंड एड्रेस में चेंज हुआ है वो इंफॉर्मेशन भी आपको रजिस्ट्रार को देनी है। अगर एक माइनर जिसका शेयर प्रॉफिट में था अगर वो मेजर हो जाए और मेजर होने के बाद फर्म को ज्वाइन करे एज ए पार्टनर या फिर एक पार्टनर रिटायर हो जाए, फर्म को छोड़ के चला जाए तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करनी है। किसी भी तरीके से अगर कोई इंफॉर्मेशन में चेंज होता है तो उसके इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के थ्रू आप रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करोगे। कोई भी पर्सन जो फर्म का रजिस्टर है उसको चेक कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक फीस पे करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन जो है फर्म का बहुत जरूरी है। अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको कुछ बेनिफिट होंगे, फर्म को भी बेनिफिट होंगे, जिसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एप्लीकेशन फिल करना, फीस डिपॉजिट करना, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और अगर जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा तो वो फर्म का रजिस्ट्रेशन कर देगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या होगा अगर आपने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है? मैंने आपको बताया है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसका कहीं ना कहीं फर्म और पार्टनर दोनों को ही नुकसान है।
तो देखते हैं कि अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले है नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरे पार्टनर जो फर्म के पार्टनर हैं उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकती किसी भी इशू के लिए जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आया है, क्योंकि फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है। फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर। फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म अपने किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, जब तक वो लीगल एंटिटी नहीं हो जाती। नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट अ फर्म। इसी तरीके से कोई पार्टनर भी फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म और कोई भी पर्सन फर्म के बिहाफ पर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट फर्म। सिर्फ फर्म ही नहीं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती, बल्कि थर्ड पार्टी भी फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। इसीलिए जरूरी है कि फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्म रजिस्टर्ड होगा तो पार्टनर, फर्म और थर्ड पार्टी तीनों को इसके बेनिफिट मिलेंगे। एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या क्या फायदे हैं अगर फर्म रजिस्टर्ड है। सबसे पहले है एडवांटेज टू फर्म। एक रजिस्टर्ड फर्म या उसके कोई भी पार्टनर कोर्ट के अंदर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। ये राइट अनरजिस्टर्ड फर्म के पास नहीं है। एडवांटेज टू पार्टनर्स। अगर एक फर्म रजिस्टर्ड होगी तो पार्टनर्स भी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं। एडवांटेजेस टू क्रेडिटर्स। एक बार जब फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी, कोई भी पार्टनर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होगा वो अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकता, क्योंकि वो एज ए पर्सन, एज ए पार्टनर रजिस्टर्ड में एंटर्ड है। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो हर पार्टनर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी और क्रेडिटर भी किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अपनी मनी लेने के लिए। एडवांटेजेस टू इनकमिंग पार्टनर। एक इनकमिंग पार्टनर भी अपने राइट क्लेम कर सकता है रजिस्टर्ड फर्म में, बल्कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे बाकी पार्टनर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा अपने राइट को लेने के लिए। तो अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो इजीली उसके राइट्स उसको मिलेंगे। एडवांटेज टू आउटगोइंग पार्टनर। एक आउटगोइंग पार्टनर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इंफॉर्मेशन दे सकता है कि अब वो फर्म को लीव करके जा रहा है और एक पब्लिक नोटिस दे सकता है। ऐसा करने से आउटगोइंग पार्टनर फर्म की जो लायबिलिटीज हैं, आने वाले लायबिलिटीज, उससे वो अपने आप को बचा सकता है। नोटिस देने के बाद आउटगोइंग पार्टनर की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी उन सभी एक्टिविटीज के लिए जो एक्टिविटी फर्म कर रही है। इसलिए जरूरी है कि हमारी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसके लिए रजिस्ट्रार और फर्म के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रॉपर एप्लीकेशन देना, प्रोसेस पूरा करना, ताकि फर्म रजिस्टर्ड हो और इसका बेनिफिट सबको मिले। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, ताकि फ्यूचर में
किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। तो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। सबसे पहले है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नाम और उसका एड्रेस। फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हो, क्लियर हो। इस तरीके का नाम नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को मिसलीड करे, या किसी दूसरी पार्टनरशिप का नाम है, आप सेम नाम अपना यूज कर रहे हो। हम किसी किंग, क्वीन, इस तरीके का नाम जो है हमें यूज नहीं करना। इस तरीके का नाम भी नहीं होना चाहिए जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक नाम पार्टनरशिप के लिए डिसाइड किया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में दी जाती है। इसी तरीके से फर्म का एड्रेस, अगर फ्यूचर में नेम या एड्रेस कोई भी चेंज होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड की जाएगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं उनकी भी नाम और एड्रेस, ये भी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में होगी। नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म का क्या बिजनेस है, कौन सी एक्टिविटी फर्म कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज में फर्म डील करेगी, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप है, या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप है, किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, पर्पस के लिए पार्टनरशिप है, इसकी इंफॉर्मेशन भी पार्टनरशिप डीड में होगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है हर पार्टनर ने, किस पार्टनर ने कितनी अमाउंट दी है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई होती है। ये भी देखा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने की है फर्म के अंदर, क्या उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगी, ये भी स्पेसिफाई करना पार्टनरशिप डीड के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि इक्वली प्रॉफिट या लॉस सारे पार्टनर शेयर करेंगे। एक प्री डिटरमाइन रेशियो होगी जिसके बेस पर सभी पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे। लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, डीड में ये स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है, क्या फर्म पार्टनर्स को लोन देगी या पार्टनर से लोन लेगी, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस लोन पर। क्या पार्टनर से लोन लेना है या पार्टनर को लोन देना है, और दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट क्या होगा। कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, क्या कमीशन सैलरी पार्टनर्स को दी जाएगी, क्योंकि हर पार्टनर सेम तरीके से फर्म में कंट्रीब्यूट नहीं करता, सेम टाइम नहीं देता, सेम एक्सपीरियंस नहीं है, कितना एक्टिवली आप इन्वॉल्व हो, कितना ज्यादा आप काम कर रहे हो, आपने कैपिटल कितना दिया है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर कमीशन और सैलरी डिसाइड की जाएगी जो पार्टनर्स को देनी है, और ये भी आपकी पार्टनरशिप डेट में पहले से ही स्पेसिफाई होनी चाहिए। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या पार्टनर फर्म से मनी ड्रॉ कर सकता है पर्सनल पर्पस के लिए, और अगर ऐसा कर सकता है तो क्या लिमिट होगी और कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। ये इंफॉर्मेशन भी आपकी पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप डेट में ये क्लियर स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करोगे, कैसे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे,
कौन सा मेथड होगा ऑडिटिंग का, कौन ऑडिटर्स होंगे जो आपके अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कि हर पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए जहां पे क्लियरली स्पेसिफाई हो कि क्या राइट है पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स यानी इनकमिंग एक पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में एंटर होगा और एक पार्टनर जब किसी वजह से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाएगा, तो ये दोनों चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर जो रूल स्पेसिफाई हैं उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल प्रोविजन है तो वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। गुडविल ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई करना कौन सा मेथड यूज करना है फर्म के गुडविल को इवेल्युएट करने के लिए। इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है या फिर एक एग्जिटिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है। तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इवेल्युएशन का, ये हमारा पार्टनरशिप फर्म में पहले से ही स्पेसिफाई होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डीड के अंदर ये स्पेसिफाई करना कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर फर्म डिसॉल्व होगी। डेथ ऑफ पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और जो उसकी इन्वेस्टमेंट है फर्म के अंदर या कोई अमाउंट है जो पार्टनर को देने चाहिए, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना कि जो अमाउंट है जो पार्टनर को मिलनी चाहिए थी वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना। वॉयलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल। अगर एक पार्टनर अपना काम सही तरीके से नहीं करता, अपनी ड्यूटीज सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसे पार्टनर के अगेंस्ट किस तरीके का स्टेप लिया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होनी चाहिए। यानी जो पार्टनरशिप डीड है हमारी, ये एक रिटर्न इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट मेंशन होने चाहिए ताकि पार्टनर्स को अगर कोई फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली उस काम को करें। सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी तो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट आए हैं या जो कंफ्यूजन है उसे इजीली दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी जब एक पार्टनर अपना रिलेशनशिप दूसरे पार्टनर के साथ या फर्म के साथ खत्म कर देता है। जब एक पार्टनर अपना रिलेशनशिप फर्म के साथ और दूसरे पार्टनर्स के साथ खत्म कर देता है उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे में सिर्फ एक पर्सन फर्म को छोड़ के जाता है बट फर्म हमारी कंटिन्यू रहती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो रही है, जब पार्टनरशिप फर्म हमेशा के लिए बंद हो रही है, जहां पर सारे पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो रहा है, यहाँ पे फर्म भी क्लोज हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू रहती है, सिर्फ एक पार्टनर का रिलेशनशिप दूसरे पार्टनर्स और फर्म के साथ खत्म होता है क्योंकि किसी न किसी रीजन की वजह से वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर जो सभी पार्टनर्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप खत्म होता है क्योंकि फर्म टर्मिनेट हो रही है, फर्म क्लोज हो रही है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। सबसे पहले है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की वजह से फर्म का बिजनेस खत्म नहीं होता क्योंकि जो बाकी पार्टनर्स हैं वो फर्म का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं।
लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर फर्म का बिजनेस हमेशा के लिए खत्म होता है, बिजनेस क्लोज होता है। रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? डिसोल्यूशन के अंदर अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है तो सारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, सिर्फ उस पार्टनर का रिलेशनशिप खत्म होता है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर सारे पार्टनर्स का रिलेशनशिप आपस में खत्म हो जाता है। डिस्पर्समेंट ऑफ शेयर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो आउट गोइंग पार्टनर है उसको फर्म की एसेट में जो उसका शेयर है उसको दिया जाता है, और फर्म के केस में जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसको सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सारी लायबिलिटीज और ड्यूज को पेमेंट करने के बाद। मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एक फर्म को टर्मिनेट कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले है हमारा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के थ्रू म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में है उससे भी हम एक फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्टनरशिप सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ होती है। उसी तरीके से हम उनकी सहमति के साथ पार्टनरशिप को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगर फर्म के सारे पार्टनर्स एक को छोड़कर इंसॉल्वेंट हो जाएं, या फिर जिस बिजनेस जिस एक्टिविटी के लिए फर्म स्टार्ट की गई है वो अनलॉफुल हो जाए, या जिस कमोडिटी में प्रोडक्ट में फर्म डील कर रही है वो इलीगल हो जाए, उस केस में भी फर्म टर्मिनेट मानी जाएगी। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज, कुछ सिचुएशन के अंदर फर्म डिसॉल्व मानी जाती है, जैसे अगर पार्टनरशिप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है और वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए, अगर फर्म किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए स्टार्ट किया गया है और वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, अगर फर्म के पार्टनर्स की डेथ हो गई है, अगर फर्म के पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, तो इन सभी सिचुएशन के अंदर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अगर आपका पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर नोटिस देकर, डिसोल्यूशन का नोटिस देकर दूसरे पार्टनर्स को फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी उस डेट से जो डेट नोटिस में मेंशन है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कुछ सिचुएशन के अंदर जब एक पार्टनर कोर्ट के अंदर सूट फाइल करता है तो ऐसे में हमारी फर्म जो है वो डिसॉल्व होगी। कुछ हमारी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक पर्सन, एक पार्टनर फर्म के अंदर केस करेगा, सूट फाइल करेगा ताकि फर्म को डिसॉल्व किया जा सके। पहला है हमारा लूनेसी, यानी जब एक पार्टनर लूनेटिक हो जाए, उस केस में लूनेटिक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को दूसरे पार्टनर से बचाने के लिए, और दूसरे पार्टनर्स भी जो लूनेटिक पार्टनर की लायबिलिटी है वो उनको ना पे करनी पड़ जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में अपील करते हैं ताकि कोर्ट से परमिशन मिले फर्म के डिसॉल्व होने के लिए। परमानेंट इनकैपेबिलिटी, अगर एक पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, ऐसे में एक कोई भी पार्टनर कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है और परमिशन ले सकता है फर्म को डिसॉल्व करने की। अगर कोई पर्सन ब्लाइंड हो गया है, पैरालाइज हो गया है, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जिसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया
वो अपनी मिसकंडक्ट से गिल्टी है, जो ड्यूटीज उसको परफॉर्म करनी थी वो उसने नहीं की, जिसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ है। तो ऐसे में अगर कोई भी पार्टनर कोर्ट में अपील करता है तो फर्म डिसॉल्व होगी। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो म्यूचुअल कंसर्न थी सभी पार्टनर्स की, अगर एक पार्टनर ने बार बार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट के प्रोविजंस को तोड़ता है, जो बिजनेस से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है उसे पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है या फर्म के लिए डिफिकल्ट हो गया थर्ड पार्टी के साथ डील करने में, ऐसे में भी अगर पार्टनर कोर्ट को अपील करे या कोर्ट को एप्लीकेशन दे तो फर्म डिसॉल्व करने का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। When the firm is constantly losing concern, जब एक फर्म रेगुलर बेसिस पर लॉस में जा रही है। जस्ट एंड इक्विटेबल, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कोई रीजनेबल ग्राउंड है, कोई रीजनेबल रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। फ्रॉड की वजह से भी अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड कमेंट किया है फर्म के अगेंस्ट तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से एक फर्म टर्मिनेट की जा सकती है। राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन यानी टर्मिनेशन होती है फर्म की तो पार्टनर्स के पास क्या राइट है। सबसे पहले है राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप। डिसोल्यूशन के बाद हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस को बंद करे, बिजनेस की एसेट्स को यूज करे, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, और जो बची हुई एसेट्स हैं उसे आपस में डिवाइड करना, जो राइट है ईच पार्टनर का उसके बेसिस पर, जो प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई हैं उसके अकॉर्डिंगली। राइट टू हैव डेप्ट ऑफ फर्म सेटल आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, प्रॉपर्टी जो है फर्म की वो यूज की जाएगी फर्म की लाइबिलिटीज और डेप्ट को पे करने के लिए, और अगर रिमेनिंग प्रॉपर्टी है बच गई है तो उसे हम पार्टनर्स की पर्सनल डेब्ट को पे करने के लिए भी यूज करेंगे। उसी तरीके से पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है सबसे पहले पर्सनल डेब्ट को पे करने के लिए यूज की जाएगी, और अगर रिमेनिंग पार्ट बचता है तो वो फर्म की डेब्ट को पे करने के लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज की जाएगी। राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, अगर पार्टनर जब उसने पार्टनरशिप में एंटर किया था उसने एक प्रीमियम पे की थी अपनी एंट्री के लिए, और फर्म किसी भी रीजन की वजह से अगर टाइम से पहले डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर के पास राइट है कि वो प्रीमियम वापस ले सकता है, जो प्रीमियम उसने एंट्री के टाइम पर पे किया था। लेकिन अगर जिस पर्सन ने प्रीमियम दिया था उसी की फ्रॉड की वजह से, उसी की गलती की वजह से फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रोविजन एग्रीमेंट में नहीं है कि प्रीमियम की अमाउंट वापस करनी है तो भी प्रीमियम पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम एंड प्रॉपर्टी, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है कोई भी पार्टनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरे पार्टनर को रोक सकता है फर्म के नाम या फर्म का जो बिजनेस है सिमिलर बिजनेस को यूज करने के लिए, फर्म की प्रॉपर्टी को अपनी बेनिफिट को के लिए यूज करने के लिए रोक सकती है, जब तक जो फर्म है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाती
और फर्म की जो एक्टिविटीज हैं, जो पेंडिंग काम है, वो पूरे नहीं हो जाते, तब तक कोई भी पार्टनर फर्म का नाम, प्रॉपर्टी या बिजनेस को यूज नहीं कर सकता। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। पार्टनरशिप जो है वो खत्म की जा रही है फ्रॉड की वजह से, मिसरिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंटेशन की वजह से, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर ने किया है। तो ऐसे में पार्टनर जिसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है, उसके पास क्या कैसे राइट है? सबसे पहले है लीन ऑन सरप्लस एसेट। उस पार्टनर के पास राइट है जो फर्म के सरप्लस एसेट्स हैं, वो उसको अपने पास रख सकता है, ताकि वो सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के बाद वो उसको अपने पास रखे। सब्रोगेशन, पार्टनर जो है फर्म का क्रेडिटर बन जाएगा उस एक्सटेंट तक, उस अमाउंट तक जो अमाउंट उसने फर्म के क्रेडिटर को पे की है। इंडेमनिफिकेशन, पार्टनर के पास राइट है कि वो इंडेमनिफाइड किया जाए, उसको उस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए जो की गई है, उसके लिए उसको डैमेजेस पे किए जाएं। तो ये थे राइट्स पार्टनर के डिसोल्यूशन के थ्रू, कि सबसे पहले सारी एसेट्स को सोल्ड करना है, उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होता है उससे फर्म की लाइबिलिटीज पे करनी है, क्रेडिटर को पे करना है, उसके बाद अगर रिमेनिंग अमाउंट है तो वो पार्टनर्स के बीच में प्री डिटरमाइन रेशियो के अकॉर्डिंगली शेयर की जाएगी। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, राइट के साथ साथ कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। अगर फर्म टर्मिनेट हो रही है, उस सिचुएशन में सबसे पहले पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है तो सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे किसी भी एक्टिविटी के लिए जो किसी भी पार्टनर ने किए हैं। तो अपने आप को लाइबल, अपनी लाइबिलिटी कम करने के लिए जरूरी है कि अगर फर्म टर्मिनेट हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। इसमें है हमारा सबसे पहले कॉन्टिन्यूइंग लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर डिसोल्यूशन। तो फर्म की टर्मिनेशन के बाद पार्टनर के पास राइट है कि डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं या फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना, जो ट्रांजैक्शन या काम, कॉन्ट्रैक्ट हमारे इनकम्प्लीट थे, उन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना। लायबिलिटी फॉर पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर एक पार्टनर ने फर्म के अंदर पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, तो वो बाउंड है कि उस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे और वो प्रॉफिट फर्म को वापस करे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो सभी पार्टनर्स आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो फर्म से रिलेटेड जो बिजनेस है वो बिजनेस नहीं करेंगे। गुडविल ऑन डिसोल्यूशन, जब फाइनल अकाउंट सेटल हो जाते हैं तो पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करेंगे कि कैसे वो फर्म के गुडविल को दूसरी प्रॉपर्टी के साथ सोल्ड करें या फिर फर्म के गुडविल को अलग से सोल्ड करना है, इसके रिगार्डिंग वो एग्रीमेंट करते हैं। तो डिसोल्यूशन जब हो रही है, फर्म टर्मिनेट हो रही है, तो बहुत सारी हमारी पेंडिंग काम होंगे। हम फर्म पार्टनर्स को वो पेंडिंग काम कंप्लीट करने हैं, जो उनकी लाइबिलिटीज हैं वो पूरी करनी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, जो उनके राइट हैं, जो अमाउंट उनको मिलनी चाहिए थी वो अमाउंट रिसीव करनी है। जो भी सारा प्रोसेस है वो पार्टनर्स की ड्यूटी है कि उस प्रोसेस को पूरा करें। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन,
रेजोल्यूशन होने के बाद जो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, फाइनल अकाउंट जो रेजोल्यूशन होने के बाद प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉपर्टी को सोल्ड किया जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले है हमारा सेट ऑफ लॉस ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट, कि हमने जो फर्म की प्रॉपर्टी सोल्ड की है उससे हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं। तो सबसे पहले अगर कोई लॉस है उसको कवर करना प्रॉफिट से, अमाउंट से। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है उस लॉस को कवर करने के लिए, तो जो फर्म पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है उन इन्वेस्टमेंट को यूज किया जाएगा। अगर तभी भी इन्वेस्टमेंट भी सफिशिएंट नहीं रही तो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी है कि वो उस लॉस को बियर करें। यूज ऑफ प्रॉपर्टी टू पे ड्यूज, फर्म की जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उनको सोल्ड करना और उनसे जो पैसा रिकवर हुआ है उसको यूज करना फर्म की ड्यूज को पे करने के लिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, अगर कोई लोन लिया है उसकी पेमेंट करने के लिए, पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो वापस करने के लिए। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है अगर बचता है तो पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाएगा एज पर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो रेशो पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई है। अगर एसेट्स जो हैं इनसफिशिएंट हैं फर्म की लायबिलिटीज को पे करने की और पार्टनर्स की भी इंडिविजुअल लायबिलिटी है, तो सबसे पहले एज फर्म की एसेट फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज की जाएगी और उसके बाद अगर बैलेंस बचता है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरीके से जो पर्सनल एसेट्स है पार्टनर्स की, वो पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज की जाएगी। अगर बैलेंस बचता है तो फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज किया जाएगा। इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म का नाम यूज करके पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है तो फर्म को उस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रीमियम, अगर किसी पार्टनर ने प्रीमियम पे किया था जब वो पार्टनर बना था पार्टनरशिप फर्म में, तो वो अमाउंट वो पार्टनर को वापस किया जाए, वो जो प्रीमियम की अमाउंट है पार्टनर को वापस किया जाएगा एज पर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। और अगर उसी पार्टनर की वजह से फर्म टर्मिनेट हो रही है तो वो पार्टनर वो अमाउंट डिजर्व नहीं करता, इसलिए वो अमाउंट उसको पेमेंट नहीं की जाएगी। कंप्लीट ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, बिल्कुल रेजोल्यूशन के टाइम पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एक्टिविटीज फर्म की थी, इनकम्प्लीट एक्टिविटीज को पार्टनर्स की ड्यूटी है कि उन सभी काम को पूरा करें। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले है हमारा, ए पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म इन द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, एक्सप्लेन। एक पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट भी होता है और एज ए एजेंट वो बिजनेस फर्म के बिजनेस को करता है, एक्टिविटीज करता है। इसे एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द इम्प्लाइड राइट ऑफ पार्टनर दैट लॉफुली बाइंड द फर्म। एक पार्टनर के इम्प्लाइड राइट को एक्सप्लेन करें जिसकी वजह से एक पार्टनर फर्म को अपनी एक्टिविटीज के लिए बाइंड कर सकता है। कैन ए माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप, क्या एक माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है। एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ माइनर अंडर पार्टनरशिप एक्ट, माइनर के राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। एक फर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है और अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं।
What is meant by dissolution of firm? How and under what circumstances a firm may be dissolved? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है और किन सिचुएशन के अंदर एक फर्म डिसॉल्व होती है? What is meant by dissolution of firm? What are the rights and obligations of partners after dissolution of partnership? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है और पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने के बाद जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं? यह हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इस वीडियो में हमने किया रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि किस तरीके से एक फर्म रजिस्टर्ड की जाती है, क्या प्रोसेस है और क्यों जरूरी है एक फर्म को रजिस्टर्ड करना। इसी तरीके से कैसे एक फर्म टर्मिनेट होती है, कैसे डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का या फिर फर्म का, कौन कौन से मेथड हैं जिस तरीके से एक फर्म डिसॉल्व होती है और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं पार्टनर्स की फर्म के टर्मिनेट होने के बाद। थैंक यू।